कितने आश्चर्य की बात है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अमेरिका की सड़कों से गुजर रहे थे और उन्हें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई पता है हम कौन है, हम फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जैसे आपको कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका होगा रास्ते में, तो हम क्या करते जनरली, भाई कोई या तो पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा कोई जानने वाला होता है, उनको फोन लगा के बात करवा देते हैं, या तो लगता है कोई कोई नेताजी हैं जो हमारे साथ हैं, जिनके चाचा विधायक हैं, उनसे बात करवा देते हैं। तो इन्होंने भी फोन किया। आश्चर्य देखो, किसे फोन किया? फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन किया और बात हो रही है कि साहब आपको पता है हम क्या हुआ है, हम कहां हैं, रोड पे आपके ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया है। अब आप सोचिए कि एक देश के राष्ट्रपति को क्या पुलिस रोक सकती है, वो भी बीच रास्ते में। कुल मिलाकर के सारी कहानी के पीछे इंटेंशन बड़े अलग हैं, रीजन है नीचा दिखाने के, सारी प्रक्रियाएं हैं। अब आप समझिए, आज जो हम बात करेंगे ना, वो और मोहर लगा देगी इसके ऊपर। फ्रांस वो देश रहा है इस नाटो के पूरे इस एरिया में या सर्किल में, जो कि अमेरिका के साथ तो चलता रहा है लेकिन कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। फ्रांस ने हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत रखा है और अपने इंडिपेंडेंस को, यानी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को साथ लेकर के चला है। अब यहां पे जब अमेरिका ने दबाव डाला कि भैया आप हमारा F-35 फाइटर जेट खरीदो, सारे नाटो मेंबर खरीद रहे हैं, इन्होंने बड़ा बड़ा नो कह दिया। वो नो सर, बड़ा नो, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस टाइम मना किया था, जब हमने राफेल लिया था, उस समय अमेरिका के भी फाइटर जेट्स लाइन में खड़े थे, वो भी खड़े थे, साहब हमारा माल खरीद लो। भारत ने मना किया था, बहुत बुरा लगा था। और अपने ही एक नाटो मेंबर जो कि उनका खास है, जिगरी कह सकते हैं उसको, वो मना कर दे तो कितना बुरा लगने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये हो रही है कि अब ट्रंप के साथ में धीरे धीरे नाटो खिसकता हुआ नजर आ रहा है और वो इनकी स्ट्रैटेजिक वीकनेस और नाटो के जो बाकी मेंबर है वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को जिंदा कर रहे हैं। क्या हुआ है, सारा मसला डिकोड करते हैं शानदार तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट जो कि जियो पॉलिटिक्स काम करते हैं, उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ हमारे साथ शुरू कर दें नई तरीके से चीजों को देखना और समझना। और हां, इस तेजी से बढ़ते परिवार का हिस्सा जरूर बन जाएं। अब मेरे दोस्तों, नाटो के जो कहानी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फ्रांस का बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश होता है और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है द यूरेशियन टाइम्स में, पब्लिश किया है साक्षी तिवारी हैं, और सितंबर 22 2025 को ये आर्टिकल आता है, यानी कल ये आर्टिकल आया था। यहां पे लिखा ये है कि नो F-35 फॉर फ्रांस, मतलब फ्रांस ने जो बाकी नाटो मेंबर जिस तरह से F-35 ले चुके हैं, जैसे जर्मनी ले चुका है, नीदरलैंड्स ले चुका है, इटली ले चुका है, बाकी औरों के पास भी हैं, लेकिन फ्रांस ने तोड़ के साफ कहा कि साहब हम इसके साथ में नहीं जाएंगे। तो जब फ्रांस ने यह मना किया तो यह चीज ने एक ऐसा माहौल बनाया, क्योंकि इस समय पे नाटो की यूनिटी बहुत रिक्वायर्ड है अमेरिका के लिए, क्योंकि जो सारा सीन यूक्रेन के वॉर में बन रहा है उसमें रशिया को यदि ये फील हो रहा है, सामने वाली पार्टी को मालूम चले कि भाई इन 5 लोगों में आपस में ही नहीं बन रही, तो कहने का मतलब उनकी यूनिटी कमजोर नजर आ रही है। अब उसको कमजोर दिखाने का काम यहां पे हुआ है। और दूसरी तरफ एक नहीं मल्टीपल एक्शन है, सारी बात मैं करूंगा, उसके बाद में हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे फ्रांस नेटो के ऊपर अमेरिका के सुप्रीमेसी या प्रेशर को झेलने के लिए अब तैयार नहीं है, जो कि एक तरह से अमेरिका के लिए सेटबैक है। तो खबर आपको दिखा दी है। अब यहां पे नोटिस करिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम दिया था कि भाई हम गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, गाजा के ऊपर पूरा कब्जा करेंगे, गाजा सिटी को हम अपना बना लेंगे। अब जब यहां पे ये बात आई गाजा के ऊपर कब्जा करने की, तो ये गाजा वाली बात को विरोध कौन किया? इमैनुअल मैक्रोन, यानी फ्रांस ने उसका विरोध किया और बोला कि भाई हम जो है वो इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब मीटिंग होगी उसमें हम फ्रांस जो है वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा, और वैसा उन्होंने किया भी है, जैसा कि हो भी चुका है। अब यहां पे आप देखिए कि इजराइल के किसी डिसीजन को रिफ्यूट करना या उसके अगेंस्ट में खड़ा होना सीधा सीधा, यानी यहां पे A इज इक्वल टू B है सर, यहां पे इजराइल इज इक्वल टू USA है। आप इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि यदि यहां की इसकी किसी बात को मना हुआ है तो इनडायरेक्टली वो इनकी बात को मना किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी डिसीजन के ऊपर आप कभी जियो पॉलिटिक्स की खबरों के आपको पसंद है ही निश्चित रूप से, फिर कभी आप सुने कि भैया इजराइल के किसी डिसीजन को ट्रंप ने कहा है कि भैया ऐसा आपने क्यों किया, तो ये मान के चलिएगा सर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, बाहर कहानी कुछ और दिखाई जा रही है। कारण इसका यह है कि अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पे जो इजराइल बैठा है और यहां पे जो यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की पूरे अटलांटिक को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन के एंड पे, भूमध्य सागर के इस किनारे पे, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर आकर के उसकी एक एक्सटेंडेड कॉलोनी है, एक विस्तारित उसका जो साम्राज्य का हिस्सा है, वो हम इसको इजराइल कह सकते हैं।
अमेरिका की अथॉरिटी, अमेरिका के सिग्नल या उसकी जिसको हम कह सकते हैं कि इजाजत के बिना यहां पे पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो जो भी कुछ हो रहा है, चाहे फिर वो गाजा में हो रहा है या वो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हुआ या तो वो हूती, किसी पे भी जहां भी अटैक कर रहा है, सबके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब मैक्रोन ने यानी फ्रांस ने इस बात के लिए कहा कि भाई हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, इसी मान्यता वाली बात पे, क्योंकि जो इजराइल का वहां पे एक्टिविटी हुई है आपसी तनाव की वजह से, उसको लेकर कहा कि भाई ये मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम यहां पे फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात जब इमैनुअल मैक्रोन ने की और कहा कि भैया हम साथ साथ चलने वाले हैं, पूरा ठप्पा लगाएंगे इस बात पे, और इसी के क्रम में कनाडा भी खड़ा हो गया, यूके भी खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, साउथ अफ्रीका जो है वो ऑलरेडी इसको, इजराइल को जिसको हम कह सकते हैं कि जेनोसाइड के इशू के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा चुका है, ब्राजील उसको सपोर्ट में बैक कर रहा है। तो कुल मिलाकर के माहौल तो इजराइल के खिलाफ इन देशों ने बनाया। ये वो देश हैं जो कि अमेरिका के साथ में खड़े होने वाले देश हैं। आप अगर ब्राजील को बाहर कर दें तो साउथ अफ्रीका के यूएस से रिलेशन अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हैं, कनाडा के अच्छे हैं, यूके के अच्छे हैं, फ्रांस के अच्छे हैं, और बाकी और भी देश हैं जो कि उसको मान्यता देने की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आप समझो कि जब ये बातचीत हुई तो इस बात में सबसे पहला रिएक्शन आता है अमेरिका से। मतलब जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने आगे किया अपने स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो को, इनको कहा कि भैया कुछ बोलो, अब तुम कुछ बोल नहीं रहे। इन्होंने एक बयान देना शुरू किया। मार्को रूबियो बयान देते हैं कि फ्रांस हिट बैक एट यूएस ओवर गाजा एक्विजिशन। मतलब जो फ्रांस के स्टेटमेंट आए, जब फ्रांस ने ये कह दिया, इनका मतलब ये है कि भाई हम मान्यता देंगे, उसी के बाद से जो गाजा के मुद्दे के ऊपर हमास जो है वो ऑन टेबल आना चाह रहा था, वो अब ऑन टेबल नहीं आया, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिल गया उनको लगा कि ठीक है बाकी देश हमारे साथ में आ रहे तो हम बात क्यों करें। ठीक है, रूबियो का आरोप क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि जैसे ही फ्रांस ने यह घोषणा की, हमास वार्ता से वापस हट गया, जिससे बड़े स्तर की वार्ता प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर के अपनी कमजोरी का ठीकरा किसके सर फोड़ा? फ्रांस के सर। और दूसरी बात, इनडायरेक्टली यह भी दर्शा दिया कि इस बात से अमेरिका खुश नहीं है। तो अमेरिका खुश नहीं है तो इनको फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने इसी बात का कठोर जवाब उस समय दे दिया था कि भैया ऐसा है, इस बात के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के लीडर्स ने कहा था कि हमास अच्छे मन से बात नहीं कर रहा, तो भैया हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। तो यहां पे मेरा इस बात को बताने का इंटेंशन ये है, आप इस बात को समझ जाएं कि फ्रांस जो है वो खुले मन से अमेरिका के साथ नहीं है, या यूं कहिए कि दबे मन से अमेरिका की काट सब तरफ कर रहा है, और जहां मौका लग रहा है वहां पे वो खुद की सुप्रीमेसी या खुद की प्रेजेंस, खुद की ऑटोनॉमी को दिखा रहा है कि हां हमारी हस्ती जिंदा है। अब आप थोड़ा सा इस नाटो के इस मैप पे थोड़ा सा दर्शन कर लें सर, यहां पे समझें। आप ही देखिए कि यूक्रेन का 1/3 पार्ट रशिया के पास में जा चुका है। यहां से थोड़ा सा आगे आइए, रोमानिया पे अटैक आ चुके हैं, पोलैंड पे अटैक आ चुका है, एस्टोनिया, यहां पे आप देख रहे हैं एस्टोनिया के एयर स्पेस में अभी रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने एंट्री ली थी, तो वहां से जर्मनी ने भी सीधे अपने विमान भेज दिए थे। तो कुल मिला के रशिया तो एकदम अटैकिंग मोड में आ ही रहा है। हंगरी और स्लोवाकिया अभी जो वो ड्रुजबा पाइपलाइन टूटी उसकी वजह से दुखी है, पेट्रोलियम इनके पास में आ नहीं रहा। टर्की जो इस तरफ बैठा है, टर्की के संबंध रशिया से इस तरह से हैं कि रशिया के साथ में वो खड़ा होना चाहता है। रशिया को ये कहता है कि भाई आप पे जो सैंक्शंस लगे चिंता मत करिए, नेटो का मेंबर मैं हूं, पर मेरे यहां क्या व्यापार कर लो, इतने ऑफर इन्होंने यहां दिए हैं। इसके साथ में बहुत सारे चीजों में आप देखेंगे तो चाहे फ्रांस है, यूके है, इनकी आपस में एक स्थितियां ठीक नहीं बन पा रही है, इटली समेत, अभी बातें और आने वाली है सामने। लेकिन यहां पे जो फ्रांस है, फ्रांस इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि भैया अमेरिका जो है वो इतना जर्मनी के साथ में क्यों मूव कर रहा है, और जर्मनी के साथ में इतना गहनता फ्रांस को यहां पे पसंद नहीं है। क्योंकि जर्मनी, पोलैंड का भी आरोप यही था, समझिएगा। पोलैंड में जब एंड्रोस डूडा यहां के राष्ट्रपति थे तब इन्होंने मना कर दिया था कि मैं पोलैंड की धरती को यूक्रेन के लिए यूज अब नहीं होने दूंगा। कारण है कि नेटो यहां पे इस तरह से बिहेव कर रहा है कि हम एक ट्रांजिट जोन है, बस हमारे यहां माल ला रहा है, हमारे एयरपोर्ट से माल उड़ा के ले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी बस लीड कर रहे हैं। तो उसने भी जर्मनी पे आरोप लगाया था। खैर, इसकी विस्तृत व्याख्या कभी किसी और वीडियो में करेंगे आखिर जर्मनी का यहां पे क्या रोल है। तो ये तो चीज समझिए कि एक फ्रैक्शन का माहौल यहां बना हुआ है। फिर वो चाहे मेन तो यहां पे रीजन यूक्रेन का वॉर ही बना है। यूक्रेन वॉर है, बहुत खर्चा हो रहा है, दबाव इन पे पड़ रहा है कि भैया पैसा डालिए। आप देखो सर यहां पे हुआ क्या मामला। यहां पे मामला जो था वो इस फाइटर जेट का था, F-35 का। F-35 जेट के बारे में थोड़ा समझे सर। अमेरिका ने अपने F-35 स्टील्थ जेट, यानी दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान इसको माना जाता है।
ये 5th जनरेशन प्लेन है, ध्यान रखेंगे। अपने नाटो सहयोगियों को बेचता है। अब जर्मनी है, इटली है, पोलैंड, नीदरलैंड ने F-35 खरीदे, लेकिन फ्रांस ने टुकड़े करके मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। अब ये समझो कि बाकी देश आखिर में उसमें क्यों इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है सिक्योरिटी अम्ब्रेला की वजह से। ये टेक्निकल टर्म को समझ गए। जब हमें लगे कि भैया हम सक्षम नहीं है या सबके साथ रहेंगे, झुंड में रहेंगे, तो हम सेफ रहेंगे। समझिएगा इस शब्द को, झुंड में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ये झुंड में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसने कहा कि हमें झुंड में नहीं आना, हम अकेले ही सेफ रह लेंगे, हमें उस अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है। तो इस बात से गुस्सा आना तो लाजमी है, स्वाभाविक बात है। अब आप यहां समझिए कि इसी विमान को लेकर के ट्रंप ने हिंदुस्तान पे भी दबाव डाला था। ट्रंप ये कहते थे हिंदुस्तान को कि भैया आप हमारा प्लेन खरीदिए। दबाव रिसेंटली भी चल रहा है। और डिस्कशन में जब आया कि भैया इंडिया किसके साथ जाएगा F-35, लेकिन यह माहौल बना कि हम रशिया के Su-57 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि 5th जनरेशन के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं। राफेल जो हमारे पास में ये 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट है। अब जब ये 5th जनरेशन में हम Su की तरफ जा रहे हैं तो बुरा लगना इनको भी लाजमी था। अब यहां पे ये जो अमेरिका है अपने इस फाइटर जेट के चक्कर में अपनी काफी बेइज्जती बहुत सारे देशों में अच्छे से करवा चुका है। और जब फ्रांस ने ऐसा माहौल बना दिया तो फ्रांस ने, मतलब बुरा लगना इनको तो स्वाभाविक था ना यार, फ्रांस ने ऐसा क्यों किया। तो प्रश्न आ गया कि भैया फ्रांस के पीछे कौन से फैक्टर थे कि फ्रांस ने ऐसा कर दिया। यहां पे हम अगर इस संदर्भ को पूरा डिटेल में देखें तो हमें स्टार्टिंग टू एंड थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास की झलक भी देनी पड़ेगी, जिससे कि कॉन्टेक्स्ट पूरा संदर्भ क्लियर हो सके। सबसे पहले आप देखिए यहां पे 4 पॉइंट बड़े हाईलाइट करेंगे। एक है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, मतलब यह है कि फ्रांस ये नहीं चाहता कि अगर कल को उसका वो फाइटर जेट खरीद लेता है तो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी कहां की, वहां की, सॉफ्टवेयर कहां के, वहां के, अमेरिका के, तो उससे उसकी जो अमेरिका के कंट्रोल है, अमेरिका के कंट्रोल में उसको नहीं रहना, पहली चीज। दूसरा, उसकी रक्षा नीति किसी दूसरे की मंजूरी पर टिकी हो। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में हमने कोई देश को ऑर्डर दिया कि भाई हमें 10 फाइटर जेट्स चाहिए 4.5 जेन वाले, तो एक बार में नहीं आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई फैक्ट्री है, जैसे आपके मोबाइल बन रहे हैं तो 10-20 एक साथ बना के भेज दिए, बहुत टाइम लगता है, बहुत अलग अलग हिस्सों के अंदर, वो टुकड़ों के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, पूरा जो स्क्वाड्रन होता है। तो उसकी रक्षा नीति क्या होगी, वो क्या इक्विपमेंट यूज करेगा, क्या, तो उन सब से फ्रांस बचना चाहता था, पहली चीज। दूसरा, घरेलू रक्षा उद्योग की सुरक्षा, इसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जो अमेरिका को एविएशन सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में, दोनों में बराबर की टक्कर देता है। दुनिया के अंदर यदि आप एयरप्लेन्स की बात करेंगे तो 2 ही मेजर कंपनियां काम करती हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं। एक है आपकी एयरबस, एक है बोइंग। बोइंग है अमेरिका की और एयरबस है फ्रांस की, ठीक है। तो यहां पे इनकी बराबर की टक्कर है। और जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के अंदर आप देखिए जो राफेल कहां से लिया हमने, फ्रांस से लिया। तो यहां पे इनका बोलना है कि भैया अगर हमने काम कर लिया तो हमारी जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन वगैरह हैं, ये कहां जाएंगी। और हम जो खुद अपने माल को बेच रहे हैं, इंडिया को हमने राफेल दिया है, कतर को दिया है, इजिप्ट को दिया है, ग्रीस को दिया है, तो कुल मिला के जो अरबों का व्यापार ही तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो वैसा होगा कि सर खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, दूसरों को कहें जी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो लोग बोलेंगे यार अपने बच्चे को सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो और हमें सरकारी के लिए कहते हो, मतलब खुद तो है F-35 लेके बैठे हो, हमें कह रहे हो रफाल ले लो। तो कुल मिला करके उसकी जो मार्केट है वो खराब होना तय थी। 2 बड़े रीजन है ये। चौथा रीजन सबसे जबरदस्त है, नोटिस करिएगा। तो ये राफेल आपके सामने। अब देखो भविष्य के प्रोजेक्ट्स, यहां पे क्या है, फ्रांस जो है ये जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS बना रहा, जो कि 6th जनरेशन फाइटर्स होंगे। तो जो आपका FCAS है यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, ये फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम इससे इफेक्ट होगा। यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, दिमाग में ये बात आएगी कि भाई जब फ्रांस के लेने से अगर ये माहौल खराब हो सकता है, तो फिर यहां पे जिस समय पे जर्मनी और स्पेन आ चुके, जर्मनी ने F-35 ले लिया है, तो क्या इससे खराब नहीं होगा। ये फ्रांस का नजरिया है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे मेजर स्टेक है वो इन दोनों देशों का नहीं है, वो फ्रांस का है। इसलिए फ्रांस एक जो होता है ना प्रमुख लीडर के रूप में इस प्रोजेक्ट में है, इस वजह से वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसके साथ में राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता, ये सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिएगा। फ्रांस खुद को एक ग्लोबल पावर मानता है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, सारी कहानियां हैं। अब जब ये सारी चीजें इसके पास में है तो वो झुकेगा नहीं और अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर उसकी अधीन होना उसकी राष्ट्रीय छवि के खिलाफ। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस इवेंट को समझने के लिए थोड़ा इतिहास की झलक हमें लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा इतिहास में जब देखें तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये एफिल टावर है, मतलब ये फ्रांस वर्सेस हम यूएस को देखना चाह रहे हैं।
आप इतिहास के झरोके में जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका को बार बार फ्रांस ने आंखें दिखाई है और अमेरिका के दबाव में वो रहा नहीं है। 1966 में फ्रांस के राष्ट्रपति थे चार्ल्स डी गॉल। चार्ल्स डी गॉल ने क्या किया था, एक कठोर निर्णय लेते हुए नेटो के जो मिलिट्री इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड था उससे फ्रांस को निकाल के बाहर कर लिया था। बोला था कि भैया अब हम इस इंटीग्रेटेड कमांड का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं था कि फ्रांस ने नेटो को छोड़ दिया था, बात समझिए। पॉलिटिकली वो उनके साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन मिलिट्री या डिफेंस सेक्टर से खुद को अलग कर लिया, इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड्स उसको बाहर रखा। और निकोलस सरकोजी, जो कि 2009 की बात मैं कर रहा हूं, जब वो राष्ट्रपति थे, तब नेटो को के मिलिट्री कमांड को फिर से ज्वाइन किया था फ्रांस ने। तो आप समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन नेटो जिसकी आत्मा ही डिफेंस पे टिकी हुई है, उसको 1966 में, संभवतः शायद 52 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, और 66 के अंदर आप आके अलग हो गए और 66 से लेकर 2009 तक आप मिलिट्री के उस फॉर्मेट में शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब आप नेटो को या तो सीरियस ले नहीं रहे, या नेटो के अंदर अमेरिका की जो प्रेशर है या जो उसकी जिसको कहते हैं दबागत है, उसको बर्दाश्त फ्रांस नहीं कर रहा। तो यहां पे क्या हुआ था कि अमेरिका का ज्यादा प्रभुत्व और फ्रांस की स्वायत्ता पे असर पड़ रहा था। इस वजह से चार्ल्स डी गॉल ने यह निर्णय ले लिया था और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बनाए रखने की बात कही, और बाद में शामिल हो भी गया निकोलस सरकोजी के टाइम पे 2009 में। तब भी कोई बहुत ज्यादा सरेंडर नहीं हुआ, बहुत लिमिटेड मैटर जो उनको दिए, बाकी अपने पास रखे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन। ये है सर बात कि अपनी विदेश नीति मजबूत रहे, रक्षा नीति मजबूत रहे और अपने परमाणु हथियारों पर पूरा नियंत्रण उसका बना रहे। इससे फ्रांस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब यहां पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही राष्ट्रपति हैं चार्ल्स डी गॉल 1966 में, जिन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड से फ्रांस को बाहर किया था। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह है निकोलस सरकोजी, 2009 की मैं बात बता रहा हूं। ये वर्तमान में 70 वर्ष की आयु है इनकी। ये वो व्यक्ति थे, ये वो राष्ट्रपति जिन्होंने फ्रांस को फिर से 2009 में आकर के मिलिट्री कमांड में ऐड करा दिया था नेटो की में। क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहां पे इस एंगल को समझिए कि रशिया का एंगल कैसे डेवलप हो रहा है। जिस समय पे अमेरिका नेटो का पूरा एक्सप्लॉइटेशन में यूज नहीं, मैं सर एक बोलता ना कि यूज करना, मैं यूज करना वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि जिस समय अमेरिका यूरोपियन देशों का, विशेष रूप में नेटो नेशंस का शोषण करने पे लगा हुआ है, उस समय पे किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, निश्चित रूप से। तो रशिया के खिलाफ वो जो ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप का एक बहुत मजबूत दावेदार जब थोड़ा खिल रहा है या खिसक रहा है, तो यहां पर खुशी आना तो लाजमी है। यही स्ट्रैटेजिक वीकनेस नेटो की किसी भी कंडीशन में रशिया से जीत नहीं पाएगी। गारंटी इस बात की यूं है क्योंकि नेटो के बहुत सारे नेशंस की निर्भरता रशिया पर है पेट्रोलियम को लेके, क्योंकि ये खुद सिर फोड़ रहे हैं, भाई हमें कहां फंसा दिया। माफ कीजिएगा, स्लोवाकिया दुखी है, हंगरी दुखी है और बाकी देशों की पाइपलाइन कटी हुई है, क्योंकि अमेरिका बहुत महंगा पेट्रोलियम उनको बेच रहा है, जो कि वो बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो अल्टीमेटली बोलेंगे कि भैया इस युद्ध को बंद करो, हमारा ट्रेड रशिया से शुरू करना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखिए कि फ्रांस और अमेरिका के रिलेशंस को के बीच में रशिया कहां रोल प्ले कर रहा है। जब आप दोनों के संबंधों की बात करेंगे, फ्रांस और रूस, कोल्ड वॉर एक वो दौर था जिस समय पे नाटो का गठन ही हुआ था रशिया के अगेंस्ट में, यूएसएसआर के अगेंस्ट में, साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ। अब उस विचारधारा के खिलाफ हुआ तो निश्चित रूप से शुरू से एंड तक युद्ध चला, तनाव चला, शीत युद्ध चला, तब तक पूरा खिलाफ रहना चाहिए था। आप ये पाएंगे कि फ्रांस ने कभी दोस्ती का रुख दिखाया तो कभी तनाव, कभी दोस्ती तो कभी तनाव, मतलब वो खुल के अमेरिका के साथ खड़ा नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका ने शुरू से एंड तक से दुश्मनी निभाई, दोस्ती नहीं निभाई। फ्रांस ने कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी। इसका मतलब वो एक ऐसे पोजीशन में था कि मौका लगा तो इधर, मौका लगा तो उधर, लेकिन वो नेटो का मेंबर रहा, इसलिए ऑफिशियली कभी वो आगे नहीं आया। अब यहां पे आप एक और बात समझें, चार्ल्स डी गॉल 1960s के दौर में जो राष्ट्रपति हुए थे, जिनकी चर्चा मैंने अभी की, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा गौर करने लायक है और इसको अगर एनालाइज करें, डिकोड करें, तो बहुत सारी बातें इसमें निकल के आएंगी। उनका स्टेटमेंट था कि यूरोपियंस का होना चाहिए अटलांटिक से यूराल तक। अटलांटिक ओशियन है, यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन वो पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। आप इस नक्शे में देखिए, ये अटलांटिक ओशियन है, ये यूरोप, ये ब्लैक सी, ये क्रीमिया का इलाका है। तो लगभग यहां तक तो ये रशिया की बॉर्डर है ही, और रशिया के मध्य में लगभग कहीं जाके, क्योंकि यहां मॉस्को है और रशिया के मिड में, रशिया के मध्य में ये यूराल माउंटेन रेंज है। तो जब ये राष्ट्रपति कह रहे हैं चार्ल्स डी गॉल कि जो यूरोप है वो यूरोपियंस का है, मतलब वो रशिया को यूरोप का ही हिस्सा मान रहे हैं, और आगे लिखा है कि मतलब
कि अमेरिका की जगह रूस को भी यूरोप की सुरक्षा संरचना का हिस्सा वो मानते थे कि हम लोग अपने हिसाब से चीजों को देख लेंगे, अमेरिका की यहां एंट्री की आवश्यकता नहीं है। तो यह बड़ा स्टेटमेंट उस दौर में देना, उसके बाद में खुद को नाटो की मिलिट्री कमांड से अलग कर लेना, क्या दर्शाता है सर? स्वाभाविक बात है। तो दबाव कभी स्वीकार फ्रांस ने यहां पे किया नहीं, और डायलॉग के वो पक्ष में रहा ही है। अभी रिसेंटली 2022 में भी और कुछ दिनों पहले भी संवाद कार्यक्रम चला था और बातचीत इनकी हुई थी रशिया से। अब यहां पे सर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या F-35 का जो मना करना रशिया को फ्रांस के या फ्रांस को रशिया करीब ले आएगा क्या? दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। एक ही तस्वीर है, ये लगभग 1890 के दशक की है, जब रशिया और जो फ्रांस के बीच में जो मैत्री गठबंधन हुआ था, संधि हुई थी, शांति संधि, वो तब की है। और दूसरी बातचीत के एक अवसर की है। तो उस अवसर को तलाशने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो पाएगा। इसके साथ दोनों पक्ष हमारे बीच में आएंगे, और ये जो दोनों पक्ष जब आएंगे और उस पक्ष की जैसा लगेगा ना कि हाँ कुछ तो बात बन सकती है, टेंशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा होंगे, और ट्रंप इसलिए ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि इनकी तकलीफ के कारण इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। कैसे हैं देखिए, समझिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो कि इन दोनों की दोस्ती के पीछे क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या फ्रांस वाकई में करीब आ सकता है। फ्रांस का अमेरिका पर कम निर्भर होना रूस के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जब नाटो के मेंबर्स पूरी तरह से अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे जाना चाह रहे हैं, और जैसा हम अमेरिका कहेगा वो वैसा ही करेंगे। अमेरिका बोलेगा रात में दिन है तो कहेंगे सर दिन है, लेकिन उनमें से एक मजबूत देश फ्रांस जब दूरी बनाएगा, और फ्रांस वो देश है नाटो का जो कि सेकंड सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है नाटो में। पहला अमेरिका खर्च करता है 66%, और उसका लगभग 10% भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास फ्रांस खर्च करता है। तो एक मजबूत देश हो गया, दूसरा सबसे बड़ा मजबूत देश है। तो रशिया के लिए ये बेटर चीज है। दूसरा, रूस को ये लगता है कि फ्रांस पूरी तरह वॉशिंगटन की कठपुतली नहीं है, और ये चीज तो प्रूव हो चुकी है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम प्रूव हुई है कि वो पपेट नहीं है, जैसा अमेरिका चलाएगा वैसा ये नहीं चलेगा। तो एक अच्छे संकेत हैं। और यूरोप के अंदर फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी कभी रूस से बातचीत की पहल करता है, बाकी देश ऐसा नहीं करते हैं। तो ये तीन पॉजिटिव पक्ष हैं। और नेगेटिव में देखो तो फ्रांस नाटो का सदस्य है, इसलिए रूस के साथ खुलकर साझेदारी करना संभव नहीं है, या तो बाहर आना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध ने माहौल को इतना जहरीला बना दिया है कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच नॉर्मलाइजेशन बहुत मुश्किल है, और अमेरिका और पूर्वी यूरोपीय देश जैसे पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स फ्रांस पे भारी दबाव डालेंगे कि भैया आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपसे निर्भरताएं उस यूरोपियन कमीशन की वजह से, यूरोपियन आर्थिक समुदाय की वजह से एक दूसरे पर इतनी ज्यादा है कि फ्रांस पे दबाव बाकी देशों का रहेगा। तो इसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि नाटो जो है, ये जो नाटो अभी जो देख रहे हैं, ये मार्क रूट हैं जो कि नाटो के अध्यक्ष हैं, लीडर हैं। अब नाटो का क्या कहानी होगी, क्योंकि फ्रांस की जो एक्टिविटी है और बाकी नाटो नेशंस भी बहुत ज्यादा खुश तो नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति के अंदर 2022 से खींच के 25 तक इस युद्ध को ले आया गया, लगभग 3 साल के ऊपर इस युद्ध को होते हो गए, फरवरी में 4 साल हो जाएंगे आने वाले में, उस स्थिति में नाटो कोई बहुत खुश नहीं है। लेकिन सर अमेरिका का दबाव इतना भारी है कि एकाएक उससे दूर जाना संभव नहीं है। लेकिन फ्रांस की जो एक्टिविटीज हैं वो बाकी देशों को निश्चित रूप से बल देंगी, और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि सब अपनी अपनी एक कुछ हद तक की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के दायरों को धीरे धीरे विस्तार करेंगे, और वो विस्तारित होता दायरा अमेरिका को नाटो में भी कमजोर कर देगा, जो कि होना भी चाहिए। यहां पे ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना सर, ये इमेज बेसिकली उन आर्टिकल से मैंने ली है जो आर्टिकल्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा मुखर थे कि भाई अब वक्त आ चुका है नाटो के लिए कि फ्रांस के हाथ में, क्योंकि जंजीर बंधी किसकी कलाई पे है, नाटो की कलाई पे, और पकड़ा किसने है इस जंजीर को, ये जंजीर पकड़ी है अमेरिका ने। तो वक्त आ चुका है इसको तोड़ने का और खुद की ऑटोनॉमी को डेवलप करने का। इसकी ऑटोनॉमी जिस दिन डेवलप होगी, मतलब अमेरिका की ये प्रेजेंस यहां से कमजोर पड़ेगी, दुनिया में शांति की एक नई लहर होगी, और दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण होगा, जो दुनिया की एक पीसफुलनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि फिलहाल जो पोजीशन अमेरिका डेवलप करना चाहते हैं, जाने कितने ही देशों की या कितने ही लोगों की जिंदगियों से ये खेले हैं, वो सारा इतिहास इनका काला इतिहास है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, 20 देशों का इतिहास मैंने यहां पे वर्णन किया बहुत डिटेल में कि अमेरिका का वास्तविक फेस क्या है। अब मेरे साथियों, जिसने खुद के देश को अपने जुनून में बर्बाद कर लिया, हर दिन वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहां पे हो रही पॉलिटिकल किलिंग जो विशेष रूप से चर्चा का विषय है, वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन है, ये सारी चीजें उसी को कमजोर कर रही है, दूसरे पे इसका कोई विशेष प्रभाव है नहीं। तो सर आगे देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रोड पे रोक लिया गया फ्रांस के राष्ट्रपति को, अब फ्रांस इस सारी स्थिति का जवाब किस तरह से देगा, क्योंकि ये सॉफ्ट एक्शन है,
सॉफ्ट एक्शन है वो भी इंसल्ट से भरा हुआ सॉफ्ट एक्शन है, तो ऐसे सॉफ्ट एक्शन की काट भी सॉफ्ट एक्शन से ही होगी और इंसल्टिंग सॉफ्ट एक्शन से होगी। सर देखते जाइए, समय की बात है, जियो पॉलिटिक्स है, जो कुछ नया होगा आपके सामने हम पेश करेंगे। उम्मीद है ये एनालिसिस पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो साथियों के साथ में शेयर करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और बढ़ा हुआ हौसला हमें कुछ बेहतर करने को प्रेरित करता है। साथियों फिर मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, जय हिंद, बाय बाय।